आजकल जो भी इस गाने को गाता है, खास तौर से रण मीठी तलवार को कभी नहीं गाता, जो इस गाने के असली मकसद को बताती है। आजादी के बाद से धीरे धीरे कलाकारों ने इस गीत के शब्दों से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और इसके अर्थ धीरे धीरे बदलते चले गए। केसरिया बालम गाना राजपूतों की वीरता, उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम से प्रेरित होकर लिखा गया था। हमारा देश सदियों से और आज भी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे बचाए रखना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन क्या हम इसे बचा पा रहे हैं? देश की संस्कृति को बचाए रखने में संगीत का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभी राज्यों के अपने लोक संगीत होते हैं और जब हम लोक गीतों की बात करते हैं तो उन गीतों में कहीं ना कहीं उस राज्य के कल्चर, उनकी वीरता की कहानी, उनके शौर्य की गाथाएं, उनके जीवन जीने का ढंग, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है और यही लोक गीतों की खासियत होती है। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोक गीतों को भविष्य के गायक आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को उन लोक गीत की महक से अवगत कराते हैं। लेकिन आज जिस तरह से संगीत में बड़ा बदलाव आ चुका है, मैं ये नहीं कहता कि आज का संगीत खराब है, अच्छा है, लेकिन एक समय था जब गानों में एक मधुरता हुआ करती थी, जिन्हें कलाकार पूरे मन से गाते थे, संगीतकार हृदय से उसकी धुनें बनाते थे, गीतकार शब्दों की गहराई में उतरकर गीत लिखा करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन अब संगीत एक बड़ा व्यापार बन चुका है। आज हर गाने को बनाने के पीछे एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। उन गीतों के कॉपीराइट्स होते हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें बेचा जाता है, उनसे पैसे कमाए जाते हैं। इसलिए अब संगीत जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हुआ करता था, वो अब नहीं रहा, क्योंकि आज के गीतों से देश की संस्कृति के बारे में बताया ही नहीं जाता और ना ही अब उन गीतों में भारतीय संगीत की झलक देखने को मिलती है। सब कुछ वेस्टर्न तरीके से होने लगा है। एनीवेज, आज हम एक ऐसे लोकगीत पर चर्चा करना चाहते हैं जो 100 साल से भी पुराना है, लेकिन उस गीत को आज भी बड़े सम्मान के साथ संजो के रखा गया है। ये गीत है राजस्थान का लोकगीत केसरिया बालम पधारो म्हारे देश में। दोस्तों, इस लोकगीत में देश की, राजस्थान की संस्कृति छलकती है। एक्चुअली छलकती थी, लेकिन अब इस गाने को बिजनेस के पर्पस से केवल भुनाया जा रहा है। कभी फिल्म में यूज करके प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं, तो कभी नॉन फिल्मी सिंगर इसे गाकर स्टेज शोज में पैसा कमाते हैं। राजस्थान के लोकल सिंगर्स इस गाने को टूरिज्म के तौर पर गाकर लोगों को रिझाते हैं। लेकिन आखिर इस गीत में ऐसा है क्या कि इस लोकगीत को आज नोचा जा रहा है, कसोटा जा रहा है और इसे गाना केवल बिजनेस का एक पार्ट भर रह गया है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि एक लोकगीत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का मकसद उस गीत के लाइंस में छुपी बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने से होता है। आज इस गीत के कुछ शब्दों को भुना भुना कर पूरा गीत का अर्थ को ही बदल कर रख दिया गया है। इस गीत में यूज होने वाले शब्द केसरिया बालम पधारो मारे देश, बस इन्हीं शब्दों पर इस गाने का रिमिक्स कर करके स्टेज पर गा गा कर लोग पैसे कमा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। तो आप गलत हैं। असल में ये जो 4 अट्रैक्टिव वर्ड्स और धुन है ना, केसरिया बालम पधारो हमारे देश में, बस इन शब्दों के अलावा पूरे लिरिक्स को बदल कर रख दिया गया है। और आज मैं गारंटी से कहता हूं, न केवल नॉन राजस्थानी बल्कि कुछ राजस्थानी युवक भी इस गाने को केवल इसी रूप में देखते होंगे कि राजस्थान के लोग अपने अतिथि को वेलकम कर रहे हैं। सच बताइएगा, आप यही समझते हैं ना कि इस गाने का मतलब है बाहर के मेहमान आइए हमारे यहाँ पधारिए। केसरिया बालम आओ पधारो गोरी रे देश, बस यही गड़बड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गीत में कहीं भी ऐसे भाव नहीं है कि ये अतिथि को अपने देश में बुलाने जैसा गीत है। आज हम आपको इस गीत की सच्चाई और इसके अर्थ पर ले जाते हैं। केसरिया बालम राजस्थान का बहुत पुराना लोकगीत है, लेकिन इसका जो सबसे पहला वर्जन सुनने को मिला था वो अल्लाह जिलाई बाई की आवाज में था। यह गीत आजादी से पहले का गाया हुआ था। इससे पहले कि हम इस गीत के ओरिजिनल सिंगर की बात करें,
हम इस गीत का मर्म समझ लेते हैं कि ओरिजिनली इस गाने में था क्या। केसरिया बालम गाना राजपूतों की वीरता, उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम से प्रेरित होकर लिखा गया था। केसरिया बालम से तात्पर्य है राजपूत प्रेमी। गीत में बताया जाता है कि पत्नी अपने पति को याद कर रही है जो घर से दूर युद्ध में निकला हुआ है। युद्ध जीतकर वो वापस अपने घर लौट रहा है, तो उसके आव भगत की तैयारी को ध्यान में रखकर इस गीत को लिखा गया था। ये गीत राजपूताना शाही संगीत का अच्छा एग्जाम्पल है। ज्यादातर लोगों को इस गाने का अर्थ ही नहीं पता है, वो तो इसे सबके लिए एक वेलकम टू राजस्थान सॉन्ग बनाकर बैठे हैं, जबकि ये गीत राजपूत बीवियां अपने पति के स्वागत के लिए गाती थी। राजपूत युद्ध में भाग लेते थे और अपने देश, अपनी धरती के लिए बलिदान भी हो जाते थे। केसरिया का मतलब है सैफरन कलर, जो त्याग, बहादुरी और पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए वहां के लोग ज्यादातर केसरी रंग का साफा जरूर पहनते थे। राजपूतों के अलावा केसरी रंग के साफे या कपड़े दूसरे लोग कम ही पहनते थे। वो या तो सफेद रंग का या फिर हरे रंग का साफा पहनते थे। इसलिए केसरिया रंग से राजपूताना जुड़ा हुआ था। आजादी के बाद से धीरे धीरे कलाकारों ने इस गीत के शब्दों से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और इसके अर्थ धीरे धीरे बदलते चले गए। केवल शब्द रह गए, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। कई जगह तो केवल केसरिया बालम ही गाते हैं। बहुत से बड़े सिंगर्स भी केसरिया बालम शब्द को केवल गाते हैं, उसके बाद लगभग पूरे गाने में ऊंचे ऊंचे आलाप लगाते रहते हैं। बाकी जो असल अर्थ था गाने का वो कोई नहीं गाता। आलाप में ही इस गाने की खूबसूरती को ढक दिया जाता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस गाने की असल खूबसूरती ही इसके ओरिजिनल लिरिक्स में थी, जहां बोला गया है आंबा मीठी आमरी, मतलब आम से भी मीठी इमली। चौसर मीठी छाछ, यानी और सबसे मीठी छाछ। नैना मीठी कामरी, यानी कि सुंदर आंखों वाली कामिनी। रण मीठी तलवार, जिसका अर्थ है युद्ध में प्रिय तलवार। लेकिन अब इस गाने में कहां है ये लिरिक्स? आजकल जो भी इस गाने को गाता है, खास तौर से रण मीठी तलवार को कभी नहीं गाता, जो इस गाने के असली मकसद को बताती है। इस गीत के शुरुआती सिंगर जिनसे ये गीत पहली बार सुना गया था, एज पर इंफॉर्मेशन, वो थी अल्लाह जिलाई बाई, जो कि 1902 में बीकानेर में पैदा हुई थी। 10 साल की एज से उन्होंने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद हुसैन बख्श खान से और फिर बाद में उच्चन सिंह से ली थी। वो कई रागों में गाना गाती थी, जैसे कि मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा। उन्हें 1988 में संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें देश और विदेश के भी कई अवार्डों से सम्मानित किया गया था। 1982 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी गाना गाया और लंदन के एल्बर्ट हॉल में उन्होंने बिना माइक के ऊंचे राग में गाना गाकर सबको चौंका दिया। आज ये गीत घटिया एडिटिंग के कारण खत्म होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इन लोक गीतों को रिमिक्स करके देश की संस्कृति को जिंदा रखा जा रहा है, लेकिन इसके लिरिक्स को बदलकर, इसके असली धुन को बदलकर, इसके भाव को बदलकर संस्कृति बचाई नहीं जा रही है, बल्कि इसको तबाह किया जा रहा है। लोकगीत हमारे देश की शान है, देश के गौरव को दर्शाते हैं, राज्यों के कल्चर को दर्शाते हैं। इन गीतों को बिना छेड़छाड़ के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है, और अगर इस तरह से बदलाव होते चले गए तो अगली पीढ़ियों के मन में हमारे असली भारत को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। इस गीत का प्रयोग कई बार हिंदी सिनेमा में भी किया गया है। 1991 में रिलीज्ड फिल्म लेकिन में लता मंगेशकर ने इसी गाने को गाया था, जिसमें म्यूजिक दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। इसके अलावा इस गाने को 2006 में रिलीज्ड फिल्म डोर में भी प्रयोग किया गया था।
इसके बाद 2009 के एक टीवी सीरियल केसरिया बालम आओ म्हारे देश में भी यह गीत सुना जा सकता है। अभी कुछ समय पहले ही रिलीज्ड वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में भी शंकर महादेवन की आवाज में यह गाना सुनने को मिला था। इसके अलावा हजारों बार स्टेज शोज में बड़े बड़े सिंगर्स इस गीत को आवाज दे चुके हैं, लेकिन इस गीत से अगर कुछ गायब था तो इसकी आत्मा यानी इसके लिरिक्स। अब यह गीत केवल केसरिया बालम तक ही सीमित रह गया है। आप थोड़ा गौर करिए और अपने अपने क्षेत्रों के लोक गीतों को खंगालिए कि कहीं वहां भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए